नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान का ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, किन राजवंशों ने शासन किया था, क्या विशेषता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो राजस्थान के इतिहास में हम देख रहे हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की क्या क्या विशेषता है। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इस पर हमने पहले भी काफ़ी चर्चा की है। 3 भागों में एक जो भाग है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो लेखन किया गया है उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। ऐतिहासिक काल का समय लगभग 600 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व के आसपास से समय शुरू होता है। उसके बाद जो लेखन हुआ है उसे ऐतिहासिक काल का लेखन कहा गया है। जो वैदिक काल है वो श्रुति काल था, उसमें लेखन नहीं होता था, लेकिन उसका जो लेखन जो हुआ है वो बाद में हुआ है। तो हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान में ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल। राजस्थान में ऋग्वैदिक काल। ये जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जो विशेषता है कि प्राचीन समय में राजस्थान में सरस्वती व दर्शवती नदियाँ, या उत्तर भारत में सरस्वती व द्रस्वती ये नदियाँ बहा करती थी। सरस्वती व द्रस्वती ये नदियाँ बहा करती थी, और इन नदियों के क्षेत्र में मनु के अनुसार, प्राचीन जो ऋषि थे मनु, उनके अनुसार इन नदियों के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। ब्रह्मावर्त कहा गया है, या ज्ञानियों का क्षेत्र कहा गया है। सरस्वती नदी वर्तमान में घग्गर नदी का रूप, दर्शवती जो इसके सहयोगी नदी थी या इसके समकालीन नदी थी। तो इन नदियों में जो आर्य रहते थे उस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त और ज्ञानियों का क्षेत्र कहा गया है। ये कहा है मनु ने। मनु के अनुसार सरस्वती व दर्शवती नदियों के क्षेत्र में ज्ञानी लोग निवास करते थे। अब इन नदियों के पूर्व में मनु के अनुसार एक स्थान है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, तो मनु ने कुरुक्षेत्र को स्वर्ग कहा है। मनु ने कुरुक्षेत्र को स्वर्ग कहा है कि इन नदियों के पूर्व में एक शानदार स्थान था, एक क्षेत्र था जिसे कुरुक्षेत्र कहा गया है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। उस क्षेत्र को मनु ने स्वर्ग कहा है। ये जो स्थान है, या इस सभ्यता की हमें जानकारी जो मिलती है ऋग्वैदिक काल की, इस सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है। राजस्थान में स्थान है अनूपगढ़। अनूपगढ़ के आसपास काफ़ी ऐसे स्थान मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से बताया गया है। तो यहाँ हमें कुछ एक स्थान मिलते हैं इस सभ्यता से संबंधित। राजस्थान में एक स्थान है अनूपगढ़। अनूपगढ़, और अनूपगढ़ के पास एक स्थान है अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा। तरखान वाला डेरा, ये जो स्थान है ये प्रतिनिधित्व करते हैं राजस्थान में ऋग्वैदिक सभ्यता का। यहाँ से हमें ऋग्वैदिक सभ्यता या संस्कृति की जानकारी मिलती है। इनसे संबंधित यहाँ से हमें काफ़ी स्थान मिलती हैं। राजस्थान के पूर्वी जो स्थान हैं वहाँ से भी हमें ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ स्थान मिले हैं। इन स्थानों में प्रमुख जो है उनका हम देख लेते हैं। प्रमुख स्थानों में एक स्थान है नो है भरतपुर, एक स्थान है जोधपुरा, जयपुर, एक स्थान मिलता है सुनारी, झुंझुनू। ये जो स्थान हैं ये राजस्थान में ऋग्वैदिक
कालीन सभ्यता या उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित है। लोह युगीन स्थान है जो इस सभ्यता की हमें विशेष जानकारी दी। तो यहाँ राजस्थान में अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा, ये जो क्षेत्र है ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित है। नो है भरतपुर है, जोधपुरा जयपुर है, सोनारी झुंझुनू, ये लोह युगीन सभ्यता स्थल है जो हमें ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित जानकारी देते हैं। इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो ये जो सरस्वती व दर्शवती नदी घाटियाँ हैं, सरस्वती व द्रस्वती, ये जो नदी घाटियाँ हैं ये आर्यों की शरण स्थली के रूप में जानी गई है। आर्यों की शरण स्थली, इसके रूप में इनकी पहचान हमें मिलती है। ऐतिहासिक काल में इसके बाद राजस्थान में जो दूसरा काल शुरू होता है वो होता है जनपद काल। देख लेते हैं अभी जनपद काल, राजस्थान में जनपद काल। जनपद काल का जो समय पूरे भारत में वो माना गया है 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, ये जनपद काल का समय है। सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया था, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व जब भारत पर हमला किया था, उस समय भारत छोटे छोटे जनपदों में विभाजित था और सबसे बड़ा जनपद था मगध जनपद, जहाँ का शासक धनानंद था। तो ये जो जनपद है ये 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व अस्तित्व में रहे। अब इन जनपदों में राजस्थान में भी कई जनपद थे। राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे वो हम देख लेते हैं। राजस्थान में जो प्रमुख जनपद थे उनमें भरतपुर के आसपास भी जनपद थे। भरतपुर के आसपास एक जनपद का नाम हमें मिलता है राजन्य जनपद, राजन्य जनपद। राजस्थान में एक जनपद और मिलता है मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद। एक जनपद मिलता है हमें नगरी का सीवी जनपद, नगरी का सीवी जनपद। ये स्थान हमें जनपद काल से संबंधित मिलते हैं। जो राजस्थान में जनपदकालीन सभ्यता या जनपद काल, जो भारत के जनपद काल है, इनसे संबंधित जानकारी हमें देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो समय मिलता है वो मिलता है मौर्य काल का। ऐतिहासिक काल में मौर्य काल, मौर्य काल का राजस्थान में क्या संबंध है? मौर्य काल, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य स्थापित किया था, सम्राट की उपाधि धारण की, तो जो राजस्थान है, गुजरात है, सिंध है, कोंकण जो क्षेत्र है, ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत माने जाते हैं। तो मौर्य काल के अंतर्गत राजस्थान जो था ये मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था और राजस्थान संभवतः पश्चिमी प्रांत था, पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत राजस्थान को माना गया था। इनका पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी प्रांत था मौर्य शासकों का, जिसके अंतर्गत इनको माना गया है। अब यहाँ मौर्य काल से संबंधित जो शासक है, जिनमें प्रसिद्ध शासक है अशोक, तो अशोक से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। अशोक से संबंधित जानकारी का जो स्रोत है वो मिलता है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियों से हमें अशोक की जानकारी मिलती है। बैराट की पहाड़ियों से हमें अभिलेख मिलते हैं अशोक की, और वहाँ से हमें गोल बौद्ध मंदिर मिलते हैं अशोक से संबंधित। और यहाँ से हमें अशोक के जो उत्तराधिकारी है कुणाल और संप्रति, उनके अवशेष भी यहाँ से हमें मिलते हैं। जालोर के भीनमाल से, वहाँ से उनकी जानकारी मिलती है। तो मौर्य शासन काल में अशोक का साम्राज्य यहाँ था। इसके बाद जब हम अध्ययन करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो निर्माता है चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य, उनकी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। चित्रांगद मौर्य की जानकारी मिलती है। एक हमें अभिलेख मिलता है कणसवा कोटा, कणसवा कोटा अभिलेख। इस अभिलेख से भी हमें अंतिम मौर्य शासक धवल की जानकारी मिलती है। यहाँ से हमें अंतिम मौर्य शासक धवल की जानकारी मिलती है। और ये जो क्वेश्चन है ये आरपीसी ने भी पूछा था कॉलेज व्याख्याता में राजस्थान के इतिहास से संबंधित, कि राजस्थान में वह कौन सा अभिलेख है जो मौर्य शासकों से संबंधित है। तो ये अभिलेख कणसवा अभिलेख कोटा, आरपीसी कॉलेज व्याख्याता, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इनके बाद की अगर हम बात करें, इनके बाद में
अगर हम बात करें राजस्थान में मौर्य शासनकाल के बाद, तो मौर्य शासनकाल के बाद मौर्य उत्तरकाल इसकी अगर हम बात करें तो मौर्य के साम्राज्य के बाद पूरा जो भारत है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था और यहाँ विदेशियों ने हमले करने शुरू कर दिए थे। मौर्य उत्तरकाल की अगर हम बात करें तो यहाँ 150 ईसा पूर्व लगभग मिनेंडर 150 ईसा पूर्व मिनेंडर ने मध्यमिका चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। मिनेंडर ने मध्यमिका चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था और इसकी जो जानकारी है वो हमें बैरार से भी मिलती है। बैरार से मिनेंडर के हमें सिक्के मिलते हैं। बैरार से मिनेंडर के हमें 16 सिक्के मिलते हैं। तो यहाँ भी इसका साम्राज्य था। संभवतः जो राजस्थान है ये मिनेंडर के अधीन था और मिनेंडर हिंद यवन शासक था, हिंद यवन शासक। और इन हिंद यवन शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। इनके बाद हिंद यवन शासकों के बाद शकों ने भारत पर हमला, राजस्थान पे हमला किया था। शकों ने भी हमला किया। तो शक जब वो राजस्थान पे हमला करते हैं तो शक सीतियन एक पल्लव है और एक कुषाण है। इन तीनों को संयुक्त रूप से शक कहा गया है। शकों ने राजस्थान में हमला किया था। राजस्थान का जो विध्वंस किया था इन तीनों ने मिलकर। कुषाण शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुषाण शासकों के जो हमें सिक्के मिलते हैं वो रंग महल से मिलते हैं और सोनारी झुंझुनू से भी इनके सिक्के हमें मिलते हैं। इसका मतलब इनका जो राज्य है राजस्थान में था। रंग महल से काफ़ी सिक्के मिलते हैं। शक शासकों के झुंझुनू से भी इनके सिक्के मिलते हैं। नलियासर वहाँ से भी इनके सिक्के मिलते हैं। इसके बाद राजस्थान में जब भारत में गुप्त काल था तो गुप्त काल के शासकों ने भी राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गुप्त काल के अंतर्गत हमें जो जानकारी मिलती है, जानकारी का जो स्रोत है वो है गुप्त काल के सिक्के या गुप्त शासकों के सिक्के। इनके सिक्के हमें मिलते हैं। जैसे बयाना एक स्थान है भरतपुर में, बयाना भरतपुर, यहाँ से हमें 2000 सिक्के मिलते हैं। इसके बाद एक स्थान है रेड टोंक, यहाँ से हमें सिक्के मिलते हैं गुप्त शासकों के। इसके अलावा एक स्थान है अहेड़ा, एक स्थान है सायड़ा, यहाँ से हमें गुप्त शासकों के सोने के सिक्के मिलते हैं। यहाँ से हमें गुप्त शासकों के सोने के सिक्के मिलते हैं। और इन सिक्कों में सबसे ज़्यादा जो सिक्के मिलते हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मिलते हैं सोने के। और यहाँ से हमें गुप्त शासकों के ध्वज शैली के सिक्के मिलते हैं, छत्र शैली के सिक्के मिलते हैं। तो मुख्यतः यहाँ से सोने के सिक्के मिलते हैं और सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हमें यहाँ से सिक्के मिलते हैं। इन गुप्त शासकों के बाद राजस्थान में विदेशी आक्रमणकारी आए थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया था। विदेशी आक्रमणकारी, अब ये विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? इन विदेशी आक्रमणकारियों की हम बात करें तो 503 ईस्वी में यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए थे। हुण इनका नेता था तोरमाण। हालांकि जो पहला हमला हुआ था वो किया था खुशनेवाज ने, लेकिन यहाँ 503 में तोरमाण ने हमला किया था राजस्थान में। राजस्थान के जो मंदिर थे उनको तबाह कर दिया था 503 में। गुप्त शासकों के समय 503 में तोरमाण ने राजस्थान में हमला किया था। तोरमाण का एक पुत्र था, नाम था मिहिरकुल खतरनाक व्यक्ति था और ये शिव का भक्त था। तोरमाण भी शिव का भक्त था, ये भी शिव का भक्त था। हुणों ने राजस्थान में कई स्थानों को तबाह किया था। हुणों ने राजस्थान में जब हमला किया था कई स्थानों को इन्होंने तबाह किया था। इन स्थानों में प्रमुख नाम मिलता है रंगमहल, डाबरी, मुंडा
हनुमानगढ़, बैराठ, जयपुर, इन क्षेत्रों को हुनों ने तबाह किया था। क्योंकि ये विकसित स्थान थे, इन स्थानों को हुनों ने तबाह कर दिया था। बैराठ, जयपुर प्राचीन सभ्यता स्थल। गुप्तों के बाद राजस्थान में विदेशी आक्रमणकारी आए थे। इनके बाद राजस्थान में जिनका शासन होता वो है हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली शासक था उत्तर भारत का। और जब हर्षवर्धन भारत का शासक था तो उस समय राजस्थान 4 भागों में बंटा हुआ था। राजस्थान 4 भागों में बंटा हुआ था। एक बघारी था, एक गुर्जर था, एक बैराठ था, एक बघारी, गुर्जर, बैराठ और एक अलवर। ये 4 क्षेत्र थे। 4 क्षेत्रों में राजस्थान बंटा हुआ था और यहाँ इसके अधिकारी नियुक्त हुए थे। हर्षवर्धन के अधिकारी राजस्थान में नियुक्त हुए थे। उन अधिकारियों को कहा जाता था रायथानी या राजस्थानी, ये कहा जाता था। इन अधिकारियों को रायथानी या राजस्थानी कहा गया है। अब ये जो जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने राजस्थान में अपना साम्राज्य विस्तार किया था, राजस्थान हर्षवर्धन के अधीन था, तो यहाँ से हमें बघारी, गुर्जर, बैराठ और अलवर 4 स्थान मिलती हैं जो इसके 4 प्रांत रहे होंगे। तो यहाँ जो अधिकारी नियुक्त थे उन्हें रायथानी या राजस्थानी कहा गया है। और ये जानकारी हमें मिलती है, एक तो बाणभट्ट इसका लेखक था, इसने पुस्तक लिखी थी हर्षचरित, और एक लेखक था हवेनसांग, उसने पुस्तक लिखी थी सीयू की। इन पुस्तकों में जो हमें जानकारी मिलती है कि राजस्थान हर्षवर्धन का साम्राज्य में शामिल था या हर्षवर्धन के साम्राज्य का एक भाग था। हर्षवर्धन के बाद अगर हम बात करें या इससे पहले अगर हम बात करें तो मालवा का शासक यशोधर्मन, शक्तिशाली था ये यशोधर्मन। जब उन्होंने राजस्थान में हमला किया था तो यशोधर्मन ने लगभग 532 ईस्वी में इन हुणों को राजस्थान से बाहर निकाल दिया था। और यशोधर्मन ने भी राजस्थान में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और इसके जो अधिकारी थे, यशोधर्मन के जो अधिकारी थे राजस्थान में, उन्हें कहा जाता था राजस्थानी। संभवतः यही नाम आगे हर्ष ने भी रखा होगा। तो यहाँ हमें मिलता है नाम रायथानी। राजस्थान के नामकरण की अगर हम बात करें कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ तो वो भी देख लेते हैं। नामकरण की अगर हम थोड़ी बात करें तो नामकरण के बारे में ये जानकारी मिलती है कि एक आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज थॉमस राजस्थान आया, राजस्थान का उसने भ्रमण किया। तो लगभग 1800 ईस्वी उसने राजस्थान का नाम दिया था राजपुताना नाम दिया। इसके बाद एक प्रसिद्ध लेखक राजस्थान आया था, कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी द एनालिसिस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का लेखक उन्होंने किया था 1829 में। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में जो अपनी पुस्तक लिखी थी राजस्थान से संबंधित, उसमें इसने इस स्थान के लिए नाम दिया है रायथानी या रायथान। और यहाँ स्पष्ट उसने कहा है कि ये राजस्थान है, ये क्षेत्र राजस्थान है। तो ये जानकारी का हमारा स्रोत। चलो इसका थोड़ा रिवाइज कर लेती है।
ऋग्वेदिक काल में सरस्वती व दर्शवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा है। ये कहा है मनु महोदय ने। मनु प्राचीन ऋषि माने जाते हैं, काल्पनिक थे, वास्तविक नहीं थे। मनु जो ऋषि माने वो काल्पनिक थे, वास्तविक नहीं थे। इनकी जो रचना ये भी काल्पनिक है। पूर्व कुरुक्षेत्र स्वर्ग, इन्होंने कहा है कि सरस्वती व दर्शवती नदियों के क्षेत्र या इनके पूर्व में कुरुक्षेत्र है जिसे स्वर्ग का क्षेत्र कहा गया है। और ऋग्वेदिक सभ्यता से संबंधित राजस्थान में जो हमें स्थान मिली हैं वो स्थान है अनूपगढ़ व तरखान वाला। अनूपगढ़ व तरखान वाला जो स्थान है ये हमें ऋग्वेदिक सभ्यता से संबंधित अवशेष इनकी जानकारी देती हैं। और ये लोह युग की सभ्यता से संबंधित है, तो यहाँ से हमें लोह युग की सभ्यता के कुछ स्थान राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में मिले हैं, जिसमें नो है, भरतपुर है, जोधपुरा जयपुर है, सुनारी झुंझुनू है, ये लोह युग की सभ्यता है। और सरस्वती व दर्शवती जो नदियाँ हैं इन्हें आर्यों की शरणस्थली कहा गया है या नदियों की घाटियाँ जो है। इसके बाद जनपद काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व भरतपुर के राजन्य जनपद इस समय था। जनपद में मत्स्य जनपद था, नगरी का सीवी जनपद था। इनके बाद मौर्य काल के जो शासक थे उन्होंने राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। गुजरात उनके अधीन था, सिंध उनके अधीन था, कोंकण उनके अधीन था। और ये जो राजस्थान का क्षेत्र ये पश्चिमी क्षेत्र कहलाता था। अशोक ने यहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसकी जानकारी हमें बैराठ की पहाड़ियों से मिलती है। और वर्तमान में जहाँ हम रह रहे हैं जैसे हनुमानगढ़ स्थान है, हनुमानगढ़ है, मुंडा है, डाबरी है, पीर सुल्तानगढ़ी है, ये जो स्थान है ये अशोक ने यहाँ पे चैत्य बनाई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी स्थान है ये हनुमानगढ़ जिले के आसपास जो भी बड़े बड़े स्थान है वो संभवतः प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के चैत्य हुआ करते थे। ये जानकारी दी है हमें हवेनसांग ने। हवेनसांग कह रहा है कि जब मैं स्तद्रु गया, स्तद्रु उसने नाम दिया है भटनेर का, जब मैं स्तद्रु गया तो वहाँ मैंने एक भद्रकाली चैत्य देखा, जिसकी स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की। तो ये जो स्थान है राजस्थान में बैराठ हो गया, हनुमानगढ़ के आसपास जितने भी स्थान हैं बौद्ध धर्म के ये प्रसिद्ध केंद्र थे। इसका मतलब यहाँ मौर्य शासकों का साम्राज्य था। एक हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता चित्रांगद मौर्य का जिक्र करते हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं राजस्थान का तो चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया। कणस्वा अभिलेख कोटा से मिला है और ये अंतिम मौर्य शासक धवल से संबंधित है। इसके बाद मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल से पहले एक महाभारत काल है। महाभारत काल जिसमें हमें थोड़ी जानकारी ये मिलती है कि प्राचीन जो बीकानेर और मारवाड़ का क्षेत्र है, बीकानेर मारवाड़, बीकानेर को कहा जाता था कुरुजांगला, बीकानेर को कुरुजांगला ये कहा जाता था। और मारवाड़ को कहा जाता था मदरजांगला, मारवाड़ को कहा जाता था मदरजांगला ये कहा जाता था। इनके आसपास का जो क्षेत्र उसे कहा जाता था स्पादलक्ष। बीकानेर कुरुजांगला महाभारत काल में और मारवाड़ मदरजांगला, इसमें इतनी है। इसके बाद मौर्योत्तर काल के अंतर्गत 150 ईसा पूर्व में हिंदी वंश शासक आया था मेनेंडर, जिसने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ पे हमला किया था। मध्यमी का चित्तौड़गढ़ यहाँ हमला किया था, अपना साम्राज्य इसने यहाँ स्थापित किया था। बैराठ से हमें मेनेंडर के 16 सिक्के मिलते हैं। हिंदी वंश शासक था, हिंदी वंश शासक के 16 सिक्के हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद शकों ने राजस्थान पे हमला किया था। इन शकों में सीथियन, पल्लव व कुषाण इन सबको संयुक्त रूप से शक कहा गया है। इनके जो सिक्के मिले हैं रंग महल से मिलते हैं, झुंझुनू से मिलते हैं और भी काफ़ी स्थान है जहाँ से हमें इन शकों के या कुषाणों के सिक्के मिलते हैं। इसके बाद गुप्तकाल के जो शासक थे जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, इनके सिक्के में राजस्थान से मिलते हैं। राजस्थान में एक स्थान है बयाना भरतपुर, वहाँ से हमें 1948 में 2000 सिक्के मिले थे। वहाँ से हमें 1921 के आसपास 2000 सिक्के मिले थे। इसके बाद रेड टोंक, यहाँ से भी हमें काफ़ी सिक्के मिले हैं। अहेड़ा और सायड़ा ये दोनों स्थान अजमेर में हैं। यहाँ से भी हमें सोने के सिक्के मिले हैं। गुप्त शासकों के काफ़ी सिक्के हमें यहाँ से मिले हैं। सर्वाधिक जो सोने के सिक्के मिले हैं वो मिले हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। राजस्थान में जो गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं जिसमें ध्वज शैली के सिक्के हैं और छत्र शैली के सिक्के भी हमें गुप्त शासकों के यहाँ से हमें मिलते हैं। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के भी मिलती हैं। इसके बाद विदेशी आक्रमणकारी गुप्त शासनकाल के पतन के समय अंतिम समय लगभग 503 ईस्वी में
तोरमान नामक हुण शासक जिसने राजस्थान पे हमला किया था, राजस्थान के काफ़ी स्थानों को तबाह किया था। उसके बाद मिहिरपुल खतरनाक व्यक्ति था, ये शिव का भगत था, राजस्थान के विभिन्न स्थानों को तबाह करता चला गया। इसने रंगमहल, डाबरी, मुंडा, हनुमानगढ़, बैराठ इन स्थानों को तहस नहस कर दिया था। बैराठ से में जो जानकारी मिली है कि यहाँ पे हुण शासकों ने हमला किया, तो संभवतः ये मिहिरपुल था जिसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों को तबाह किया था। इसके बाद राजस्थान में मालवा का शासक यशोधर्मन, इसका भी राजस्थान में अधिकार था। इसके जो अधिकारी थे राजस्थान में उन्हें कहा जाता था राजस्थानी। 532 में इन्होंने हुणों को राजस्थान से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद हर्षवर्धन, इसका शासनकाल हमें मिलता है 606 ईस्वी से 647 तक। इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो बाणभट्ट की हर्षचरित है, हवेलसियांग की सीयू की है। हवेलसियांग चीनी यात्री आया था, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ बैराठ में भी आया था, राजस्थान के हनुमानगढ़ सतद्रु में भी आया था। तो यहाँ बघारी है, गुर्जर है, बैराठ है, अलवर, ये 4 स्थान थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के राजस्थान में 4 प्रांत थे और इन प्रांतों के जो अधिकारी थे उन्हें रायथान या रायथानी कहा गया और इन्हीं बाद में राजस्थानी कहा गया। इसके बाद नामकरण की अगर हम बात करें तो 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम दिया था। जॉर्ज थॉमस ने, हॉलैंड का निवासी था, राजस्थान आया था वो। इसके बाद राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड 1829 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें इन्होंने सबसे पहले इस स्थान को रायथान व राजस्थान नाम दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश, संभवतः हम देखेंगे राजवंशों की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।